आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि आप दो टोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर जो है अपना लाइक भी करना है। इसकी वजह क्या है, ये हमने एक रेगुलर आपके सामने ये दरख्वास्त रखने शुरू कर दी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इंडिपेंडेंट आवाज़ें रह गई हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से आप समझते हैं कि आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तज्जिए ख़बरें इंडिपेंडेंट, जहां पर कोई किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो और आपके सामने ऑर्गेनिक जो ख़बरें वो पहुंचें, तो आप ज़रूर जो है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को जो हमारे हैं या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से आवाज़ ज़रूर ऐसी आनी चाहिए, इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। राय साहब, हैविंग सेड दैट, आज जो पाकिस्तान में हमने आवाज़ सुनी है कराची में, ऐसी आवाज़ राय साहब इससे पहले हमने कराची में ना हमने इसके बारे में हमने सुना ना ही हमने देखा। और आज कराची ने हैरान कर दिया है पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को। बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो यकीनन अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठकर एक नया प्लान तरतीब दे रही होंगी कि हमारी 3 साल की मेहनत को देखो। सोहेल अफरीदी, इमरान खान का एक सिपाही आया और उसने पलटा कर रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया हमारी सारी प्लानिंग को। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के घर में भी एक सोग की कैफियत होगी। आज नून लीग के अंदर लोग भी जो हैं वो सोग मना रहे होंगे। नून लीग हाउस ऑफ शरीफ के अंदर भी सोग जो है वो यकीनन मनाया जा रहा होगा। अगर आज कोई खुश है राय साहब तो पाकिस्तान की आवाम है। अगर आज कोई आपको खुशी से निहाल नज़र आ रहा है तो वो कराची की आवाम और तहरीक इंसाफ का वर्कर है, जिसने खौफ के बुत तोड़कर कराची की सड़कों पर अपने हक की, जमहूरियत की आज जंग लड़ी है। राय साहब, जो सारा दिन जो कुछ होता रहा, ये क्विकली एक टाइमलाइन अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करें, देन वी मूव टू आवर एनालिसिस, और फिर कुछ सवालात हैं और फिर कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हैं। राय साहब, रात से ये सिलसिला शुरू होता है और हैदराबाद जो सड़कें थी उनको ब्लॉक कर दिया गया सिक्योरिटी के नाम पर। सोहेल अफरीदी वीराने में उतरकर अपने कॉन्वॉय से और जाकर 2-3 सिपाही जो खड़े थे वहाँ पर, पुलिस वाले उनसे पूछा कि आपने क्यों रास्ता ब्लॉक किया हुआ है? तो वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर कौन है? ऊपर अफसरान बाला, और उन्हें नहीं पता कि ये हुक्म कहाँ से आया। और इस हुक्म के बारे में जब सिंध की सरकार से पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि इस बारे में इंक्वायरी हम करवा रहे हैं कि ये हुक्म ऊपर से कहाँ से आया, और हमें नहीं मालूम कि सिंध की पुलिस जो है वो किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रही थी और कॉन्वॉय को रोका गया और आज जो शेलिंग की गई। राय साहब, ये पहुँच गए तकरीबन कुछ 7 से 8 बजे हैदराबाद से, यानी 7 घंटे आपको लगे। रात 12 बजे ये सफ़र का आगाज़ होता है, तारीख बदल जाती है। अगले दिन सुबह 7 बजे सोहेल अफरीदी पहुँचे हैं कराची और फिर वहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। दिन के आगाज़ में ही शेलिंग शुरू हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ा गया और लाठी चार्ज भी हुआ है। प्रिजन वैन्स को भरा गया, वाटर कैनन भी वहाँ पर मौजूद था, इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मुंतशिर करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जो आप कर सकते हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि हम आपको कुर्सियाँ देंगे, हम आपको लाइट देंगे, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, लेकिन राय साहब आज लाठियों की सरकार, मक्कार सरकार, झूठ की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने मीर जाफ़र का किरदार अदा किया, झूठ बोला धोखा देकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर ये अटैक हुआ। राय साहब, वर्कर्स के साथ ये किया है तो वो इमरान खान के साथ क्या करेंगे? अगर मुज़ाकरात की मेज़ लग भी जाए तो क्या होगा? ये आज का अहम सवाल है। हैविंग सेड दैट, इस माहौल में राय साहब अब मुज़ाकरात आगे हो सकते हैं। आप वर्कर्स को लाठियाँ मारें तो हम किस तरह से ये कहें कि एक ऐसी हुकूमत जो पहले टोपी पहनाती है और बाद में वाकई टोपी पहना देती है, तो हम कैसे ये जो टोपी ड्रामा दिखाया गया, हम कैसे यकीन करें कि ये संजीदा है मुज़ाकरात के हवाले से, या कोई भी इनका लीडर जब मुज़ाकरात की बात करता है तो उसे संजीदगी से लिया जाए? देखें हाशमी साहब, आपने जो वाक़यात की तरतीब बताई इसके अंदर 3 बड़ी ख़बरें छुपी हैं। ये तीनों ख़बरें एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो जो एक सवाल उठाया गया कि सिंध हुकूमत ये कहती है
कि ये क्रैकडाउन या ये शेलिंग किसने की, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। अब थोड़ा सा बैक टू पास्ट, आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया था जब मरियम नवाज़ सिंध में थी, कराची में थी। तो बिलावल जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनाब बाजवा आर्मी चीफ थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उसके बाद जनाब बाजवा ने कॉल की बिलावल जरदारी को, क्योंकि बिलावल जरदारी ने सवालात उठाए। बिलावल जरदारी ने कहा कि हमारी जो पार्टी है और हमारी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, हम यहाँ पे हुक्मरान हैं, तो कैसे किसी की जुर्रत हुई कि हमारी इजाज़त के बगैर या हमें ऑन बोर्ड लिए बगैर मरियम नवाज़ के होटल का दरवाज़ा खोला गया और कैप्टन सफदर को, जो उनके शोहर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। तो जनाब बाजवा ने कॉल की बिलावल जरदारी को, और फिर वो जो अफसरान थे जो कि हसास एजेंसी के अफसरान भी थे और रेंजर्स के भी, हाशमी साहब उनके तबादले कर दिए गए। तो बिलावल जरदारी के कहने पर और बिलावल जरदारी के प्रेशर डालने पर उनके तबादले कर दिए गए। और इसी तरह एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये तासुर दिया बिलावल जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने कि जैसे सिंध पुलिस ने कोई पाक फौज की क़यादत के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के ख़िलाफ़ कोई बगावत कर दी हो, और फिर इंडियन मीडिया ने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया। जब आपको याद होगा कि जो सिंध पुलिस के आला अफसरान हैं उनसे इस्तीफे लिए गए जानबूझ के ये तासुर बनाने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत होगी, और फिर इंडियन मीडिया जो कि बहुत ही भौडी किस्म की खबरें चलाता है, वो इस तरह की खबरें चलाता रहा कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं या पाकिस्तान की फ़ौज और सिंध पुलिस जो है ये आमने सामने आ गए हैं और खुदा न खास्ता कोई इनके दरमियान झड़पें हो रही हैं। तो ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। मरियम नवाज़ के होटल से सिर्फ कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया तो इतना बड़ा हंगामा हुआ, और एक सेपरेट इंसिडेंट में हमने आपको बताया कि किस तरह से सिंध पुलिस के अफसरान से बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे दिलवाए। तो पहले तो अगर हम ये देखें कि हैदराबाद से कराची जाने के जो रास्ते बंद किए गए सुहेल आफरीदी के लिए, तो उनकी जान को ख़तरे में डाला गया। यानी मरियम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, इनके तो सिर्फ ये हुआ कि गिरफ्तारी के लिए इनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। अब जाहिर है कि हम उस मौके पे तो मौजूद नहीं थे, शायद इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट भी किया गया हो, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि कैप्टन सफदर को वहाँ से उनके होटल से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ एक चीफ एग्जेक्टिव को रात के अंधेरे में, अंधेरे रास्तों में हैदराबाद से कराची जाते हुए उन सड़कों से गुजरने पर मजबूर किया गया जहां अक्सर डाकुओं का राज होता है। एक तो वो माली सिंध में तो डाकुओं का राज जी है। एक माली डाकू है, माली डाकुओं का राज तो बहुत अरसे से है सिंध के ऊपर। तो कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, पक्के के डाकू, जो कीचड़ के डाकू हैं, हर किस्म के डाकू, दलदलों के डाकू, हर किस्म के डाकू जो हैं हुक्मरानों की सूरत में सिंध के जो बाशऊर अवाम है उनके ऊपर कितने अरसे से ये मुसल्लत हैं। अच्छा, इतना उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उनकी जान को ख़तरे में डाला गया, और शायद कहीं किसी जगह पे ये प्लान भी हो कि ठीक है इन रास्तों से जाने दिया जाए सुहेल आफरीदी को। और अगर एक थ्योरी होती है हाशमी साहब, ये इंटेलिजेंस की ज़ुबान में इसको कहते हैं लेट इट हैपन, कि आपको कुछ पता होता है कि कुछ होने वाला है, कोई हमला होने वाला है, और रियासत या रियासत के इदारे, यानी पूरी दुनिया में ये थ्योरी इस्तेमाल होती है कि आपको पता होता है कि ये हमला हो जाएगा या ये बम धमाका हो जाएगा, तो जिसके ऊपर धमाका होना हो या जिसकी जान लेनी हो और रियासत उसकी जान ना बचाना चाहती हो या रियासत उसकी जान लेना चाहती हो या कोई हल्के उसकी जान लेना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि लेट इट हैपन, ये होने दें, चले हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर भी जो कातलाना हमला हुआ था रावलपिंडी में, जिसमें वो शहीद हुई थी, तो उस वक्त भी इसी थ्योरी के मुतालिक बड़ी बाज़ गश्त थी कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन उस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद थी। तो शायद प्रॉबली लेट इट हैपन जो है ये फार्मूला उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया कि ठीक है ये जो हमला हो रहा है इसको होने दें। लेकिन वो तो ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी का अपना कसूर है। उसके बाद उनकी हुकूमत आई और हुकूमत आने के बावजूद उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की तहकीकात नहीं होने दी या उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और फिर खालिद शहनशाह समेत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल से जुड़े जितने किरदार थे वो सारे एक एक करके प्रोसिक्यूटर समेत, और बैतुल्ला महसूद प्रोसिक्यूटर और खालिद शहनशाह जो स्टेज पर आपने देखा होगा कि बड़े पुरस्कार इशारे कर रहे थे गला ऐसे काटने के,
तो वो सारे पुरस्कार हालात में मारे गए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब टस से मस ना हुए और इसकी इंक्वायरी उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दी। बहरहाल कमिंग बैक टू कराची जलसा, तो अब इसके बावजूद जब सिंध हुकूमत ये कहती है कि एक तो ख़तरे में डाल दी जान सुहेल आफरीदी की, और सिंध हुकूमत कहती है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसने क्रैकडाउन का हुक्म दिया, तो मैं तो ये तवक्को कर रहा था हाशमी साहब टीवी चैनल्स के सामने बैठ के, को 2-4 मैसेज आगे पीछे घुमा के, को व्हाट्सएप कॉल्स करके कि बिलावल जरदारी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कब ये पैगाम दे रहे हैं कि ये वजाहत दी जाए कि ये मेरा सूबा था, हमारे यहाँ पे चीफ एग्जेक्टिव हैं, हमारे वज़ीर आला हैं, उसके बावजूद हमारे से पूछे बगैर हमसे बाला ये क्रैकडाउन क्यों किया गया, और शायद इस पर वजाहत मांगे और शायद कोई टेलीफोन कॉल भी बिलावल जरदारी को चली जाए जैसे इससे पहले गई थी, जिसमें वजाहत की गई थी कि एक्चुअली क्या हुआ, और फिर जो जिम्मेदारान थे उनको तब्दील किया गया। वो भी बड़ा गैर मामूली वाक़या था। लेकिन बिलावल जरदारी की जिस वक्त तक हम ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक तो बिलावल जरदारी की ऐसी कोई कॉल नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। अब इसके अंदर जो मैंने कहा था 3 खबरें छुपी हैं। दूसरी खबर ये हाशमी साहब कि ये पीपल्स पार्टी ने पहले दिन तो ये कहा कि हम इनको जलसे जुलूस करने देंगे, हम वेलकम करेंगे, इनको अजरक पहनाएंगे। तो आसिफ अली जरदारी का इसमें क्या रोल है? इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी 2 टोक के इस प्लेटफॉर्म पर ये खबर हमने ब्रेक की थी कि जब राना सनाउल्लाह ने ये बात की कि 5 बड़ों की बैठक हो, जिनमें इमरान खान साहब, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ शामिल हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में ऐवान सदर के मकीन यानी जो एक मीटिंग हुई जिसमें आसिफ अली जरदारी का इनपुट ये था कि इमरान खान के साथ किसी भी किस्म की मफाहमत नहीं होनी चाहिए, इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और अगर कोई मुज़ाकरात करने भी हैं तो उनका तासुब ये था कि बस टाइम गेन करें, ढोंग रचाएं, ऐसे कोई मुज़ाकरात न हो जिसके नतीजे में पीटीआई को अमली तौर पर सियासत करने का मौका मिले और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। तो ये जो अब क्रैकडाउन हुआ या आखिरी दिन जो आपको घबराहट दिखाई दी पीपल्स पार्टी की सफ़ों में भी, और इसी तरह आप ये कह लें कि पाकिस्तान के इदारों के लिए भी बड़ा हैरानकुन होगा, तो ये इसलिए दिखाई दी कि आसिफ अली जरदारी को शायद बावर कराया गया होगा कि आपने तो इसी मीटिंग में ये कहा था कि बिल्कुल भी इनके साथ कोई मफाहमत नहीं होनी चाहिए, तो आप सियासी या जमहूरी हीरो बनने के चक्कर में क्यों नहीं इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे और क्यों नहीं आप शेलिंग वगैरह कर रहे, क्योंकि एक दिन में आपने देख लिया था कि इन्होंने तो बहुत बड़ा मोमेंटम बना लिया। पहले तो बिलावल जरदारी का ये ख्याल था कि चले हम इनको फ्री हैंड देंगे, कोई मोमेंटम वगैरह नहीं बनेगा, तो ये वैसे ही लौट जाएंगे और मरियम नवाज की जैसे सुबकी हुई है हमारी सुबकी नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी और जिस तरह का हैदराबाद में इस्तकबाल हुआ और जिस तरह का मोमेंटम बना, क्योंकि हाशमी साहब जिस तरह वफाक के पास ये इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं और इसी तरह जो सूबे हैं उनके पास भी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इसी तरह पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, फिर वफाक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी उनके साथ पूल इन करती हैं, तो उनके पास भी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कितनी बड़ी तादाद में ये कराची का जो जलसा है इसमें तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे, और जब ये लोग आ जाएंगे तो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट सामने आ जाएगा कि पीटीआई कराची की सबसे बड़ी जमात है, यहाँ उनका मैंडेट छीना गया और इनका मोमेंटम जो है ये मज़ीद बढ़ जाएगा। एक तो ये सारा जो क्रैकडाउन आखिर में अचानक किया गया, दूसरी खबर यानी हमने एक्सप्लेन की है। तीसरी खबर जो मैंने कहा वो ये है कि जिस तरह से बार बार ये सवाल किया जाता है मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, फिर उसके बाद ये हुकूमती जमातें उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉलो करते हुए, जैसे अताउल्लाह तारड़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम क्या करते हो तुम, और इस तरह के सवालात किए जाते हैं इनडायरेक्टली इमरान खान साहब की तरफ इशारा करके। तो फिर अब लाहौर के बाद कराची के अवाम ने भी बता दिया अताउल्लाह तारड़ एंड कंपनी और ये जो सारी जाली हुकूमत है इनको कि इमरान खान साहब कौन है। कराची के हर फर्द ने बता दिया कि मैं इमरान खान हूँ। कराची में जितने लोग, इतनी क्रैकडाउन, लाठी चार्ज, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आंसू गैस के शेल बरसने के बावजूद जिस तरह से जलसा गाह पहुँचे, उन सब ने बता दिया कि हम सब इमरान खान हैं। तो वो जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये वज़रा भी और बाकी जो दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, तो इस कराची जलसे में उसका जवाब आ गया और ये भी पता चल गया ये नवंबर के बाद यानी नवंबर 2024 के बाद कि आप जितना भी तशद्दुद कर लें,
आंसू गैस की गोले चला लें, पानी की तोपें चला लें, बख्तरबंद गाड़ियों से लोगों को डराएं। लोग इस वक्त जो शऊर का जिन है, ये इमरान खान साहब ने बोतल से बाहर निकाल दिया है। ये अब बोतल के अंदर वापस नहीं जा सकता, आप जो मर्जी कर लें। इसी वजह से ये इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। फिर इसके अंदर जो सुहेल आफरीदी ने फाइनल कॉल के मुतल्लिक कुछ ऐलानात किए हैं, उसमें भी हमारी इसी दो टोक प्लेटफॉर्म पे हमने एक स्टोरी शेयर की थी कि हुकूमत के पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि एक्चुअली फाइनल कॉल के लिए तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी जो हैं ये डी चौक जाने का प्लान कर रहे हैं। और आज ये स्टोरी जो हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ब्रेक की थी, आज सुहेल आफरीदी ने भी हमारी उस स्टोरी को इंडोर्स करते हुए कहा कि लोगों तैयार हो जाओ डी चौक जाने के लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी अहम हैपनिंग हुई है, वो आपसे सुनेंगे। उसके बाद 1-2 इनसाइड स्टोरीज हैं, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। देखिए राय साहब, इसमें ना जो सबसे अहम चीज़ थी, एक इसे कहें कि एक ऐसा मिथ क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चारों सूबों की जमात है। अच्छा, हमें पीपल्स पार्टी सिंध में भी अब नज़र नहीं आ रही, इर्रेलेवेंट हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर। तहरीक इंसाफ हमें ऐसे सूबे में नज़र आ रही है जहां पर मैंडेट चोरी किया गया। और आपने आज एक चीज़ नोट की है कि आज हम पंजाब की तरफ जब बात करते हैं कि 17 वालों को आपने हुकूमत दे दी, राजा पीपल्स पार्टी और सिंध के हवाले से इतनी बात नहीं होती, लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ, ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से अवाम बाहर आई, उन्हें भी बड़ा गुस्सा था कि 22 सीटें जो छीनी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और फिर सिंध के बाकी इलाकों और हलकों से भी ये सीटें छीनी गई हैं। यानी पीपल्स पार्टी भी इस वक्त एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठी हुई है। आज जो शख्सियात जिन्होंने वहाँ पे खिताब किया, एक तो सुहेल आफरीदी अपने खिताब में वही कहते हैं कि आज अवाम से जलसे के लिए निकली है, लेकिन सोचें जिस रोज़ इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की फाइनल कॉल दे दी तो क्या आलम होगा, होश के नाखुन लो। सिंध हुकूमत ने जो बेहुरमती सिंध अजरक और सिंधी टोपी की आप उन्हें कभी माफ़ ना करना। सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत दी है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। इन लोगों ने सिर्फ सिंधी रवायात ही नहीं बल्कि आइन भी मलियामेट कर दिया। उन्होंने आइन पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा ही बदल कर रख दिया। पाकिस्तानियों इस तरह आप लोगों ने मोबिलाइज रहना, ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश हरगिज़ कम नहीं होने देना। हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मैंडेट पर डाका डाले, हमारे हकूक़ को छीन ले, हमारे कायद इमरान खान को बेजुर्म कैद में रखे। पंजाब में भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया और सिंध में भी सिंध हुकूमत ने अच्छा सलूक नहीं किया। आप लोगों ने तैयार रहना है, जैसे इमरान खान की कॉल आएगी ज़रूर निकलिएगा। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कौम के लीडर को बिला जवाज़ जेल में रखा जाए। जब भी इमरान खान का हुक्म होगा हम इसी के मुताबिक निकलेंगे। सिंध में होने वाली फस्तायत हमेशा याद रखी जाएगी। हमारे रास्ते रोकें, हमारा हौसला नहीं तोड़ा जा सकता। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी ऐसा वो भी ये बताते हैं कि हमने इस तरह का जो स्ट्रीट मूवमेंट का जो मंजर था इससे पहले कभी किसी सियासी जमात का नहीं देखा। और इसके ऊपर मोहर लगाई उन लोगों ने भी जो इमरान खान के बड़े नाकिद हैं कि ये जो आज का मंजर था कराची का, ये डिसाइसिव मूवमेंट है और कौम ने अभी फैसला कर लिया है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। राय साहब, अब ये बलूचिस्तान जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी इसी किस्म की ऑलरेडी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कितना सेंसिटिव होगा बलूचिस्तान, ये भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं। और अब ये जो हुकूमत कह रही है, नासिर हुसैन शाह साहब, इनकी गुफ्तगू भी बड़ी एक तरह से इस जोक जो वो बातें कर रहे थे कि मेहमानों का इस्तकबाल किया, ख्याल रखा। पीटीआई ने बाग जना में जलसे की इजाज़त मांगी, हालांकि बाग जना वफाकी हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आता है। हम भी वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेकर जलसा करते हैं। एनओसी में थोड़ी देर हुई तो बदमज़गी पैदा कर दी। पीटीआई ने रोड पर जलसे का ऐलान किया। सुहेल आफरीदी ने सदर जरदारी पर तनकीद भी की, लेकिन अगर सदर हमें मना करते तो हम किसी का इस्तकबाल ना करते। और पुलिस क्रैक डाउन क्यों हुआ इसकी इंक्वायरी हो रही है। बात यह कि तनकीद तो उन्होंने उस इस्तकबाल के बाद की है, बाद में तो तनकीद मुझे लगता है ये भी है कि राय साहब, एक तो वाटर को भी टेस्ट किया गया है कि अगर आवाम निकलती है तो क्या रिएक्शन होगा, और हम अगर कॉल दी गई तो कराची का उसमें क्या रोल प्ले होगा। हाशमी साहब, ये जो पीटीआई को जलसे की इजाज़त देना या पीटीआई को सिंध में रैलीज़ की इजाज़त देना, इसके लिए आसिफ अली जरदारी की जो मंजूरी है ये क्यों दरकार है। आसिफ अली जरदारी कौन है? आसिफ अली जरदारी ने क्या कराची और सिंध ख़रीदा हुआ है?
या कोई ठेके पे लिया हुआ है या उनको औने पौने दामों बेचा गया है कि ये कहा जाए कि आसिफ अली जरदारी अगर इजाज़त ना देते तो फिर आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की एक्टिविटी की इजाज़त ना मिलती। ये तो पाकिस्तान का इलाका है ना सिंध, ये कोई पाकिस्तान से बाहर का इलाका तो नहीं है। यहाँ जाना हर पाकिस्तानी का हक है। यहाँ जाने के लिए कोई आपको पासपोर्ट तो दरकार नहीं है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो स्टैंप लगाएंगे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा की, और वीज़ा जब मिलेगा तो फिर ही होगा और आसिफ अली जरदारी के साइन से वीज़ा मिलेगा। तो ये तो एक मज़े का खेज बात है कि आसिफ अली जरदारी ने इजाज़त दी तो ये सब कुछ हुआ। आसिफ अली जरदारी ने क्या इजाज़त देनी है ये सबको पता है। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये कोई वफाक की जमात है या चारों सूबों की जंजीर है। एक वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुतल्लिक कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर, लेकिन अमली तौर पर हाशमी साहब वफाक की वाहिद जमात जो है, जो वाहिद जमात जो पूरे मुल्क को मुत्तहिद रख सकती है या पूरे मुल्क को एक लड़ी में परो सकती है, वो वाहिद जमात तहरीक इंसाफ थी और तहरीक इंसाफ है। आप देखें कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो नताइज आए उसमें इस्लामाबाद में यानी वफाक, यहाँ पे पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। इसी तरह पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, केपी में पीटीआई की हुकूमत थी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन उन्होंने जीता, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन उन्होंने जीता, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत थी। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत की सूरत में एक मजबूत धड़े के साथ मखलूत हुकूमत के साथ ड्राइविंग सीट पे पीटीआई थी। और फिर सिंध में कराची का मैंडेट जो है, ये जो शहरी इलाका है, इसी तरह हैदराबाद या बाकी जगहों पे भी जो हमें पता है कि किस तरीके से धांधली की जाती है, तो ये कराची का भी शहरी इलाकों का पूरा मैंडेट पीटीआई के पास था और पीटीआई के पास है। तो फिर इस सूरत हाल में वाहिद जमात है जिसकी हर गांव, शहर, देहात, टाउन, ज़िला, डिवीज़न, सूबे में नुमाइंदगी है। आप जहां भी चले जाएं तो ये वाहिद जमात है। यहाँ तक कि हर घर के अंदर भी आप देखें कि हर घर के अंदर ज़रा मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हो सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है, वाहिद जमात है जो हर घर के अंदर, इसी तरह इमरान खान साहब हर टैबलेट के अंदर, हर टैब के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, हर 800 वीलॉग के अंदर, टीवी शोज़ के अंदर, कभी आपने देखा है कि किसी टीवी शो का टॉपिक जो है वो आसिफ अली जरदारी हो, सिवाय जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी का दिन है और उस दिन भी अगर कोई इस तरह की मौजूदा खेज बात करें तो शायद कोई 5-7 मिनट के लिए। पिछले 3 साल से भी जो टॉक शोज हो रहे हैं यानी टीवी चैनल्स के ऊपर भी जहां इमरान खान साहब का नाम लेना ममनू है, वहां भी बानी पीटीआई कहा जाता है। तो सबको पता है कि बानी पीटीआई तो इमरान खान साहब हैं। तो इसलिए पूरे वफाक को जोड़ के रखने वाली वाहिद कुव्वत जो है इस वक्त वो पीटीआई है और इमरान खान साहब ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पे ना कुछ चीज़ें ऐड कर दूं। एक तो राय साहब सोहेल अफरीदी को नाअहल करने की एक तो ये मामला है, और 9 मई के वाक़यात की 16 वीडियोस का एक फोरेंसिक हुआ है और बताया जाता है जी कि सोहेल अफरीदी साहब मौजूद थे, कामरान भंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और बाकी लोगों का भी जिक्र हो रहा है। अच्छा, जो वो इन्होंने वीडियो ली है ना राय साहब, वो वीडियो है ज़मान पाक की और उसकी उन्होंने रिपोर्ट दे दी, लेकिन ना किसी ज़िमनी में ना किसी बेन वाक़े के अंदर सोहेल अफरीदी नामजदी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब देखें, एक प्रेशर उन्होंने डालने की इस तरह से कोशिश की है। एक तो ये प्रेशर डाला जा रहा है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राज साहब, एक और मामला, ये जो वंडर बॉय वाली जो स्टोरी थी, इसके ऊपर ना मुख्तलिफ लोगों की अब सवाल जवाब आना शुरू हो गए हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। वड़ाई साहब ने जो अपना एक आर्टिकल लिखा वंडर बॉय के हवाले से, वो ये कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था कि हुकूमत जा रही है। अच्छा जी, क्या मतलब था आपका? वो कहते हैं कि ऐसा लोग सोच रहे हैं। अब उनकी 3 चीज़ें हैं जो उन्होंने जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा एलेबोरेट करें, क्योंकि हमने इसी प्लेटफॉर्म पे इस पर काफ़ी इनसाइड स्टोरीज़ भी की हैं कि डिलीवरी या तो, अच्छा, ये ख्वाहिश मजमूई तौर पर नहीं है, एक मखसूस गैर सियासी ग्रुप की तरफ से है, जिसका मानना है कि मौजूदा सिस्टम में 3 बड़ी खामियां हैं। सियासी बयानियाँ, पॉलिटिकल नैरेटिव मौजूद नहीं या सुस्त है, डिलीवरी या तो मौजूद नहीं या बहुत सुस्त है, मईशत की रफ्तार तवक्को के मुताबिक नहीं है। ये तो मालूम नहीं कि ये होगा कि नहीं, लेकिन अगर ये ग्रुप की किसी वंडर बॉय की तलाश कर रहा है तो मुमकिन तौर पर गैर सियासी नहीं। ओकेड़ा गैर सियासी ग्रुप पे हाशमी साहब, गैर सियासी का मतलब तो एस्टेब्लिशमेंट ही है ना। इसको वो कोई जमात तो नहीं, उनको इजाजत दी, हाँ उन्होंने शायद नहीं, चलो 80-10 देने ना, 80-10 देने ना।
इस्टेब्लिशमेंट ही होगी ना, और तो गैर सियासी ग्रुप किसको कहा जाता है? वैसे तो 76 साल से इस्टेब्लिशमेंट भी एक सियासी ग्रुप ही है, लेकिन गैर सियासी जब कह रहे हैं तो नून लीग तो किसी वंडर बॉय को तलाश नहीं कर रही होगी ना शहबाज शरीफ को हटा के। पीपल्स पार्टी तो खुद को हटा के निजाम तब्दील करके किसी वंडर वुमन, जी राज साहब, वंडर वुमन भी तो हो सकती है। जी वंडर वुमन की तलाश तो नहीं कर रहे होंगे ना कि मरियम नवाज साहिबा का भी भट्टा गोल करके तो सब शहबाज शरीफ साहब के भी बोरिया बिस्तर गोल करके, तो वो बात तो वही है ना, गैर सियासी ग्रुप। तो ये सहाफ़ी जो भी होते हैं उनके पास बहुत से इस्तारे होते हैं जिसके ज़रिए वो खबर कन्वे कर देते हैं, लोगों को समझ आ जाती है। फिर आगे पीछे से जब कोई दबाव वगैरह आए तो आप ये कह दें कि ठीक है ये गैर सियासी ग्रुप की जानिब से आया। ये हर दौर में है, यानी जो बेहतरीन अदब तख्लीक हुआ है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के अंदर भी, वो भी जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ है। जब बहुत सप्रेशन थी तो लोग इसी तरह इशारों कनायों में बात करते थे और समझने वाले समझ जाते थे। यानी इससे बेहतर अदब शायद कोई हो ही ना कि इस्टेब्लिशमेंट का जो लफ्ज़ ईजाद किया गया कि चलें यार ताकतवर हल्के कह दें और मुक्तदरा कह दें, ताकि वो भी राम रहे, वो भी जरा गुस्सा वगैरह ना हो कि चलो यार साडा डायरेक्ट नाम नहीं लेंदे ते खैर ही इन्होंने छड़ दे यार, ये अपने ही बंदे हैं, कोई इन्ना साडे नाल वो नहीं करते हैं। तो ये भी तो देखें ना एक अदब ही है। तो वो उन्होंने एक अदबी इस्तारा इस्तेमाल किया है कि गैर सियासी ग्रुप, तो असल में तो वही बात है ना कि ताकतवर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। दोस्तों ये हमारी आज की निश्चित थी, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए, लगने के बाद अल्लाह ने